Hello बच्चों, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry teacher, and I hope you all are doing very well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with Unacademy top educator quality content and with great learning experience. So this is something about me. जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो, और कमेंट भी करें। जो भी आपको आगे टॉपिक पढ़ना है या जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर जरूर दें। So I did my bachelor's from Kurukshetra University and I have done master's in organic chemistry from Punjab University, Chandigarh. And I have 5+ years of teaching experience and I have mentored many students for CBSE, ICSE, State Board exam and Olympiad and other competitive exams. So आज हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पलर की। मैंने पार्ट 1 बनाया था, जिसने नहीं देखा वो प्लीज आके देख लें, जिसमें 30 MCQ सॉल्व किए थे मैंने। और आज हम कुछ और जो बचे हुए MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे एंड शॉर्ट आंसर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी कि उसको कैसे लिखना है, और उसमें जो भी आपके से रिलेटेड, जो भी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब बताऊंगी। तो नाउ हाउ यू कैन क्रैक योर CBSE एग्जाम्स विद Unacademy. So as you know, Unacademy is India's largest learning platform. यहाँ पे 500 millions views आते हैं पर मंथ, जो कि एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा है। Unacademy टॉप पे है और यहाँ पे हमारा एम है 2021 तक पर डे 1 करोड़ व्यूज हैं। अभी 50 लाख आता है। सो आई होप हम 2021 से पहले ही ये ड्रीम अचीव कर लें आप लोगों की हेल्प से। तो जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं आपको बताने जा रही हूँ सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में। बच्चों देखो 6 मंथ्स रह गए हैं, आपको पता है टेंटेटिव डेट्स भी अनाउंस हो गया है बोर्ड का। तो प्लीज अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि आपको पता है ये एकेडमिक ईयर बहुत ही बेकार गया बच्चों का। बहुत बच्चे हैं जिनको जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों को, फैमिलीज को कोविड की वजह से बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत बच्चे इतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। सो व्हाट यू कैन डू इज यू नीड ओनली वन स्मार्टफोन एंड वन ऐप, दैट इज अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से और आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, जो कि बहुत ही किफायतेमंद है, बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल अमाउंट है सभी बच्चों के लिए। तो व्हाट यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस। बच्चों लाइव क्लास मिलेगा, यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, यू कैन एंगेज इन डिस्कशन एंड स्ट्रक्चर कोर्स विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ने के बाद आपको प्लस एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। आप किसी की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो उनके कोर्सेज हैं वो लॉक्ड होते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन से आप अनलॉक कर सकते हैं। you'll get live test and quizzes. You'll get to participate in the live test and quiz. You can evaluate your preparation और analyze कर सकते हो आप performance को। So prepare with top educators. Now I'll tell you about more subscription plan के बारे में मैं और बात करना चाहूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो भी मेन सब्जेक्ट हैं लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड SST, ये सारे सब्जेक्ट कवर होंगे 10th में। आपको पता है 10th में जनरली हम मैथ साइंस का ही कवर करते हैं, बट अनअकैडमी पे आपको 5 सब्जेक्ट की तैयारी करने का मौका मिलेगा, यानी ऑल इंक्लूसिव। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। सो प्राइस क्या है, देखो बच्चों 3 साल का प्लान भी है 6 महीने से लेके। सो अभी 6 महीने हैं तो आप 6 महीने का प्लान ले सकते हो, बट अगर आपने 12 मंथ्स का लिया तो भी चलेगा, क्योंकि वो आगे के 6 मंथ्स तक आप कर सकते हो उसको, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और आपको कोड लगाना है, आपको 10% का डिडक्शन मिलेगा। 10% का डिडक्शन करने के बाद काफ़ी अमाउंट कम हो जाएगा आपका, 8000 समथिंग पड़ेगा। तो ये आप ले सकते हो अगर आप मेरा कोड लगाते हो। तो कोड लगाना है आपको, और मुझे अनअकैडमी की ऐप पे भी फॉलो करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, preetipande.3303 ऐसा लिंक है मेरा, डिस्क्रिप्शन में देख लो। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो क्वेस्ट 10 CBSE कर सकते हो आप, या फिर आप सर्च में कर सकते हो लेट्स क्रैक CBSE 9th एंड 10th एग्जाम। तो भी आपको ग्रुप्स आ जाएंगे, तो उन्हें ज्वाइन कर ले, जिसपे आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं। टेलीग्राम पे PDF भी सेंड करते हैं, टीचर्स नोट सेंड करते हैं, तो बहुत ही आपके लिए बेटर रहेगा प्रिपरेशन के टर्म्स में। तो ये हमने पढ़ लिया था 30 क्वेश्चंस को, मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया था। अब मैं बताऊंगी आपको 30 के बाद क्वेश्चंस। यस, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। जिस भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है प्लीज जाके वीडियो देख लें, क्योंकि बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। और ये जो 30 क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी ओवरऑल टॉपिक है उन सबको कवर कर रहे हैं।
ठीक है, तो जाके देख लें मेरा जो ये, आप जस्ट सर्च कर सकते हैं प्रीति पांडे अनअकैडमी एग्जाम्पलर या मेटल्स नॉन मेटल्स, तो सजेशन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन इज ऑल्दो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नाउ अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, राइट। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है, हमें पता है कि मेटल जो है, मेटल दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड एंड दिस द नेचर ऑफ दिस मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक। ठीक है, आप लिटमस टेस्ट करके देख सकते हो, इसमें पानी डालेंगे तो वो रेड टू ब्लू हो जाएगा विच इंडिकेट बेसिक नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी है वो एम्फोटेरिक होते हैं ना। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ सीबीएसई एग्जाम, बहुत बार हमेशा ही आता है इस पे क्वेश्चन। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है, सो दोज ऑक्साइड, दोज मेटल ऑक्साइड which react with both acid and base are known as amphoteric oxide। जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखो, आपको लगा कि मैम मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते क्या, देखो मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड ओनली सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस। व्हाई, बिकॉज मेटल को भी हम स्लाइटली एल्कली बोलते हैं, एल्कलाइन बोलते हैं नेचर में, तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस एंड दोज मेटल्स आर नोन एज एम्फोटेरिक मेटल्स एंड उनके ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक एसिडिक बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई देयर ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसी कौन कौन सी मेटल्स हैं, ऐसी मेटल हैं एल्यूमिनियम, जिंक, बेरियम एंड सो ऑन, कुछ कुछ और मेटल्स हैं। सो लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, दे रिएक्ट विद बोथ acid and base, so they are known as amphoteric metals. These metals are known as amphoteric metals and oxide, their oxides are known as amphoteric oxide। अब बच्चों आप बता सकते हो कि क्या होगा आंसर, जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर। क्या सोडियम होगा, नो, सोडियम तो खुद एल्कली मेटल है। कैल्शियम अगेन नो, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एल्यूमिनियम यस, एंड कॉपर नहीं, वो क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं नॉन मेटल्स दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। बट यहाँ क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल की बात की है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चंस को बहुत ही प्यार से आराम से कॉन्सेंट्रेट लगा के पढ़ना होता है, ठीक है। नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऐसी कौन सी नॉन मेटल है। दे आर ऑलवेज सम एक्सेप्शन इन केमिस्ट्री और इन साइंस, हमेशा एक्सेप्शन होते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत एक्सेप्शंस आते हैं, मैंने आपको स्पेशल क्लास में भी बताया था, जिसने स्पेशल क्लास नहीं देखी वो देख लें जाके। स्पेशल क्लास में बताया था आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टी इट इज नॉट अ प्रिसाइज फॉर्म, प्रिसाइज जो मेथड है टू इंडिकेट वेदर अ सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल, उसके लिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करनी पड़ेगी। सो कंडक्टिविटी इट कम्स अंडर फिजिकल प्रॉपर्टी। So generally non-metals they are not good conductor of electricity, but there is one allotropic form of non-metal which is good conductor of electricity। अब मैंने आपको देखो हिंट भी दे दिया है, तो आप बता दोगे एलोट्रोपिक फॉर्म है उस मेटल नॉन मेटल का, क्या वो डायमंड है। डायमंड भी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, बट डायमंड इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या वो ग्रेफाइट है, यस ग्रेफाइट इज ऑल्सो allotropic form of carbon and yes it is good conductor of electricity। तो graphite होगा, sulfur again it is non metal नहीं होगा। fullerene, buckminster fullerene is also allotropic form of carbon, so ये भी नहीं होगा। so आंसर क्या होगा, graphite। next, electrical wires have a coating of an insulating material, the material generally used is। देखो इलेक्ट्रिकल वायर में आपने देखा होगा कि कोटिंग होता है लाइक दिस, आप देख रहे हो ये जो है इस पे कोटिंग है। एक ग्रीन ग्रीन कलर की भी पाइप्स होती है जो आपके घर की बहुत मतलब एक अगर हमें बहुत अच्छे से वायरिंग करनी है, एक बेस्ट मटेरियल लेना है, तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वायर्स की, उस ग्रीन कलर का कोटिंग होता है। वो कोटिंग किसका होता है, क्या सल्फर का होता है, नो, क्योंकि वो तो इंसुलेटर का काम करता है। सल्फर का नहीं होगा, सल्फर का हम नहीं लेते। ऑल कैन बी यूज नहीं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो तो बिल्कुल नहीं यूज होगा। पीवीसी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, आपने 7th 8th में पढ़ा होगा पॉलीमर में। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज अ पॉलीमर, ठीक है बच्चों, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड विल बी द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड। देखो जितनी भी मेटल्स नॉन मेटल्स है, ऑलमोस्ट 118 मटेरियल्स हैं, एलिमेंट्स है ना पीरियोडिक टेबल में। आउट ऑफ दिस 92 आर नेचुरली अकरिंग।
इसमें भी सबसे ज्यादा जो स्टेट में अवेलेबल है वो है सॉलिड, उसके बाद है गैस। सिर्फ कुछ ही, इनफैक्ट सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट है विच एग्जिस्ट एज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, बहुत जरूरी है रूम टेम्परेचर पे। सो वन इज ऑफ मेटल जिसका नाम है मर्क्यूरी, एंड नॉन मेटल में है ब्रोमीन। सो देखो कौन सा आंसर है, कार्बन तो बिल्कुल नहीं, वो तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन यस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस अगेन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड सल्फर अगेन सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो राइट आंसर विल बी ब्रोमीन अमंग नॉन मेटल, एंड इन मेटल mercury exists in liquid state at room temperature. तो नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किस टॉपिक के अंडर आता है, दिस कम्स अंडर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंडर आता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, येलो इज बेटर, यस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब देखो बच्चों कभी भी बोर्ड में या कोई भी, आप बड़े बच्चे हो गए हो तो कभी भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा लाइक डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कभी नहीं आएगा डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज, नो, बिकॉज दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक। सो इसका एप्लीकेशन आएगा लाइक कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, देयर आर 4 सॉल्यूशन एंड 4 मेटल कंटेनर, बताओ किसमें रिएक्शन होगा, किसमें स्टोर करना इजी है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आया। एंड ये भी जो क्वेश्चन है वो उसी पे बेस्ड है, उसी का एप्लीकेशन है कि कौन रिएक्ट कर सकता है, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो जो मेटल ऊपर है, आपको मैंने बताया था एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, जिसको नहीं पता वो जाके देख ले, चैनल पे आप लिख सकते हो फिर से प्रीति पांडे अनअकैडमी और शॉर्ट ट्रिक्स, तो आपको आ जाएगा सजेशन। इसमें मैंने एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए बताया था, मास नंबर का शॉर्ट ट्रिक बताया था, और मैंने रिएक्टिविटी के बारे में भी बताया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, कॉल मी समथिंग गुड। इस तरह से मैंने आपको बताया था, एक लाइन से आप पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है और आप भूलेंगे भी नहीं। कि बच्चों देखो हमेशा जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम होता है तो आप पहले जो कुछ टाइम मिलता है उसमें पीछे की शीट में रफ में आप लिख सकते हो कुछ कुछ चीजें जो आपको याद नहीं रहती, जिसमें से ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज लिख सकते हो। तो अब देखते हैं कौन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है एंड कौन नीचे आता है, लेट्स चेक। सो मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं प्लीज, यस आयरन, ये इस तरह से रेड है, रेड नीचे आता है। सो देखो Fe और Mg, क्या Fe डिस्प्लेस कर सकता है मैग्नीशियम को, बिग नो, बिकॉज आयरन इज लीस्ट रिएक्टिव, इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। क्या Fe जिंक सल्फेट को रिएक्ट कर सकता है, नो। लेड मैग्नीशियम को कर सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब जो है ऊपर आते हैं। क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है, यस 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 बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर एंड कॉपर से ऊपर आता है आयरन। तो क्या होगा, यस रिएक्शन किस में होगी, रिएक्शन होगी आपकी डी में, दैट इज बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि आयरन नेल है, उसको हमने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में डाला, 2-3 घंटे बाद हम देखते कि ब्लू से वो ग्रीन हो जाएगा बिकॉज ऑफ फेरस सल्फेट। क्यों, क्योंकि इसने डिस्प्लेस कर दिया, और वो क्यों डिस्प्लेस किया, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो आंसर होगा डी। तो ये एमसीक्यूज खत्म हो गए, नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें मैं आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है बच्चों, तो वो आप कर लेना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, एमसीक्यूज नहीं है। सो जल्दी से पढ़ते हैं, ये इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, क्या एक्टिविटी बेस्ड, और ये जैसे भी रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके। इकबाल ट्रीटेड अ लस्ट्रस डाइवेलेंट एलिमेंट एम विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इकबाल ने एक डाइवेलेंट एलिमेंट लिया, वो डाइवेलेंट का मतलब क्या है, जिसकी वैलेंसी 2 है, लाइक मैग्नीशियम उसकी वैलेंसी 2 है, लाइक सल्फर उसकी वैलेंसी भी 2 है। इसने ये नहीं बोला कि मेटल है या नॉन मेटल, जस्ट डाइवेलेंट बोला, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। तो कोई भी एक एलिमेंट एम है और उसको हमने रिएक्ट किया NaOH के साथ, उसको पता चला कि कुछ बबल्स बन रहे हैं। देखो अब या तो हमें पता है मेटल हो या नॉन मेटल, दे रिएक्ट विद बेस टू गिव हाइड्रोजन गैस,
तो बबल्स बने, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा कि जब इस एलिमेंट को एसिड के साथ ट्रीट करता है, देखो नॉन मेटल तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, इट मींस ये क्या, कौन सा है, क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, सो दिस इज द मेटल, सो एम क्या है, मेटल है, वही एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। और उसने देखा कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी सेम चीज बनती है, तो हमें कंफर्म हो गया, बिकॉज वी नो दैट वी हैव स्टडीड इन केमिकल प्रॉपर्टीज दैट metal they react with acid and produce hydrogen gas plus salt, and metal react with base, same observation, salt and hydrogen gas is formed. So ये पक्का हो गया, उसको सेम ऑब्जर्वेशन मिली, दैट मीन्स एम इज अ मेटल। हमें क्या बताना है बच्चों, सजेस्ट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस गैस। अब उसको कैसे पता चलेगा कि ये सही है जो उसने हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, तो ये क्या बता रहा है, टेस्ट टू कंफर्म हाइड्रोजन गैस। ये भी मैंने आपको पुराने जो लेक्चर्स हैं उसमें बता दिया था, आप उनको जाके जरूर देखिए अगर आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। सो बहुत ही इजी है, दो टेस्ट हैं जो आपके सिलेबस में, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। सो हाउ कैन वी टेस्ट द कॉन्फर्मेशन फॉर हाइड्रोजन गैस इज व्हेन वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर अ माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, जैसे लाइक मान लो हमने मेटल एम और एसिड डाला, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टेस्ट ट्यूब, कि इसमें एसिड है और इसमें एक मेटल डाल दिया हमने, तो बबल्स निकलेंगे। व्हेन वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर द मैस्टिक, sorry, near the gas evolved, then it will burn with the pop sound, pop करके sound आएगा, ठीक है, and this will confirm the test of hydrogen gas। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। now we have to write the chemical equation। अब कोई भी मेटल हो सकता है, इसने मेटल, हाँ इसने बोला डाइवेलेंट है, तो डाइवेलेंट तो कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, तो किसी के साथ भी लिख सकते हैं, लाइक मैग्नीशियम प्लस HCl, इट विल गिव मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक भी कर सकते हो आप, जिंक प्लस HCl, एंड जिंक प्लस NaOH, इट विल गिव Zn, सॉरी Na2ZNO प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था दैट नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेस, ओनली सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड दोज मेटल्स आर नोन एज एम्फोटेरिक मेटल्स। एंड इसमें मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम, बेरियम, जिंक, तो जिंक ही डाइवेलेंट है, ठीक है। during extraction of metal, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल। तो ये तो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। जब भी रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग हम लो रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का ही करते हैं, लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन सब का करते हैं। सो बेसिकली हम इम्प्योर मेटल को लेते हैं एनोड पे एंड प्योर मेटल का थिन स्ट्रिप लगाते हैं हम कैथोड पे, और जो सॉल्यूशन है वो भी हम उसी का ही लेते हैं। लाइक अगर मुझे कॉपर का रिफाइनिंग करना है तो कॉपर सल्फेट लिखेंगे, अगर मुझे सिल्वर की रिफाइनिंग करनी है तो सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हैं, जैसे सिल्वर का बोला है तो वी कैन यूज सिल्वर नाइट्रेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और फिर हमें कैथोड पे प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अभी बताया था आपको दैट मेटल दे रिएक्ट विद, sorry, metal react with acid to form salt and hydrogen gas, right? So यहाँ पे बोला है कि हमें पता है कि metals they react with dilute acid and they evolve hydrogen gas, but जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है सेम मेटल, तब ऐसा नहीं होता, तब हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती बल्कि H2O मिलता है। लेकिन सिर्फ दो ही मेटल है ऐसी, लाइक मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ओनली दे रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा क्यों है कि क्यों बाकी मेटल्स नहीं करती, ये है हमारा क्वेश्चन। देखो बच्चों, नाइट्रिक एसिड, आपको पता है कि जितने भी एसिड्स है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल, लेट्स से कैल्शियम है, कैल्शियम अगर मान लो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या होता है, ये जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है, राइट। तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है और इसको ऑक्सीडाइज, जो हाइड्रोजन निकल रही होती है उस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है, खुद NO2 या NO कोई भी नाइट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज वाई ये जो भी मेटल्स है दे डू नॉट liberate hydrogen gas while reacting with nitric acid. Only two metals, that is magnesium and manganese, only they react, and also they react with very very dilute acid, बहुत ही dilute कर देते हैं हम, तभी वो react करके hydrogen gas release करती है।
सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर बार आता है किसी ना किसी तरह से। या फिर ये पूछ लेते नेम टू मेटल्स विच लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड, या फिर क्यों नहीं रिएक्ट करता। इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड आई होप मैंने आपको समझा दिया तो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट, अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। एक नॉन मेटल है वो टू डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। देखो बच्चों, हमें ये जो एक्स वाई जेड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के रिडल्स वाले क्वेश्चन, पजल्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको बस कुछ चीजें याद रखनी है। देखो ऐसे तो बहुत सारे नॉन मेटल्स होंगे, लेकिन हमें क्या बताने, कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो हमारी बुक में है। लाइक हमारी बुक में एलोट्रॉपिक के बारे में सिर्फ कार्बन के बारे में बता रखे, तो आपको कार्बन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि फॉस्फोरस का एलोट्रॉपिक पूछ देंगे या ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स पूछ देंगे, सिर्फ कार्बन का ही पूछेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं वो माइंड में रखना है कि क्या चीज, ये जो अगर एलोट्रॉपी है तो कार्बन से ही इर्द गिर्द घूम रहा होगा। A non-metal X exists in two different forms, and we know that allotropy is a form in which metal or non-metal exists in two or more different forms. तो एक नॉन मेटल है वो दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम बोल सकते हैं शायद ये कार्बन हो। आगे क्या बोल रहे हैं, वाई इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड जेड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस लाइन से हमें कंफर्म हो गया दैट दिस नॉन मेटल इज डेफिनेटली कार्बन। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन अगर मैं लेती हूँ एक्स को, सो इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, टू और मोर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बट चलो हम मान लेते हैं वाई और जेड टू फॉर्म है। एंड वाई को अगर मैं डायमंड मान लूँ तो येस, डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, एंड जेड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। एंड येस वी नो दैट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यही होगा एक्स, वाई एंड जेड। Next, the following reaction takes place when aluminium powder is heated with magnesium dioxide। ठीक है, ये है हमारा, ये होगा ऐसे। ठीक है, अब हमें बताना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब हमें बताना है रिएक्टेंट का। बट हम ऑब्जर्व कहाँ करेंगे, प्रोडक्ट में। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ मैं आपको। बच्चे बहुत गलत करते हैं, या तो वो सिर्फ, मैंने देखा है बच्चे जब भी मैं नोटबुक चेक करती हूँ बच्चों की, या तो वो मेटल का नाम लिख देते हैं या वो रिएक्टेंट साइड वाली, प्रोडक्ट साइड वाली चीजों का लिख देते हैं। बच्चे ये नहीं लिखना है, प्लीज ध्यान से सुने कि जब भी कुछ पूछे व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, विच वन इज गेटिंग रिड्यूस, सब में आपको रिएक्टेंट वाली साइड का बताना है, पूरा का पूरा कंपाउंड या मेटल बताना है। अगर मेटल है तो सिर्फ मेटल, पूरा कंपाउंड है तो कंपाउंड के बारे में लिखना है। और वो आपको ऑब्जर्व कैसे करना है, बाय लुकिंग एट द प्रोडक्ट साइड कि कहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, कहाँ से रिमूव हुआ है। तो देखते हैं कि क्या एल्यूमिनियम रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस होने का मतलब है एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, बट यहाँ तो एल्यूमिनियम के पास तो ऑक्सीजन आ गया है, तो डेफिनेटली ये रिड्यूस नहीं हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। सो नो, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ है? नो, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन था एंड यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया, यानी रिमूव हुआ है ऑक्सीजन। एंड वी नो दैट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोल्डर अलॉय। सोल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट अलॉय है। सोल्डर को मतलब ये शोल्डर मत समझना, ना ही सोल्जर समझ लेना, ठीक है। सोल्डर एक अलॉय है। एंड व्हाट इज अलॉय? अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल एंड मेटल नॉन मेटल। मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल का होता है सोल्डर एक अलॉय। और इसमें क्या है, इसमें होता है लेड एंड टिन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये इनका दोनों का कॉन्स्टिट्यूएंट एक तो 50-50% होता है। एंड दिस इज वेरी गुड अलॉय जो कि हमारे बहुत यूज में आता है। टिन एंड लेड दोनों 50-50% में होता है। और ये इलेक्ट्रिकल वायर्स आपने देखा होगा, सोल्डरिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स को लगाते हैं, उसमें यूज होता है। क्यों यूज होता है? बिकॉज इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल वायर्स में वेल्डिंग का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्माइट रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन। सो अ मेटल ए विच इज यूज इन थर्माइट प्रोसेस, एक मेटल है, हमें पता है थर्माइट रिएक्शन में एल्यूमिनियम यूज होता है, राइट। व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑक्साइड बी, तो हम एल्यूमिनियम मान लेते हैं एक बार, क्योंकि हमारी सिलेबस में भी एल्यूमिनियम का ही है, तो मैंने आपको बोला था उसी के इर्द गिर्द ही होगा। मान लेते हैं एल्यूमिनियम है, देन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव ऑक्साइड which is amphoteric in nature. Now yes, this one
दिस हिंट इज द बिगेस्ट हिंट बिकॉज एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमें पता है जिंक और एल्यूमिनियम होती है एंड एल्यूमिनियम यूज होता है हमें पता है थर्माइट रिएक्शन में, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम ही है. Identify A and B. So A is aluminium metal and B is its oxide, that is aluminium oxide. Write down the reaction of oxide with acid and base. So oxide is Al2O3. Now it react with HCl and it gives AlCl3 and बताओ बच्चों H2O. Next, when this react with NaOH, it will form sodium aluminate NaAlO2 plus H2O. बैलेंस कर लेना बच्चों इस रिएक्शन को. बैलेंसिंग करने में क्या आएगा? दिस वन इज 6, दिस इज 3, तो 3O 6H 3 यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 2 है ही तो दिस बैलेंस, यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेना, ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट, a non-metal A is an important constituent of our food and forms two oxides B and C. एक non-metal A है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे फूड का. अब हमें पता है नॉन मेटल, ना तो हमें सल्फर का नाम पता है ना फॉस्फोरस, कुछ नहीं पता. हमें एक ऑक्सीजन पता है बट ऑक्सीजन फूड का तो पार्ट नहीं है. एक और बताया था मैंने कि आपके हेयर से लेके आपके टो के नेल तक में वो एलिमेंट है. याद है आपको वर्सटाइल नेचर, जिसके ऊपर हमने पूरा का पूरा चैप्टर और 11th में पूरी की पूरी बुक डेडिकेट की है. बिल्कुल सही गैस किया आपने, इट इज कार्बन. तो एक नॉन मेटल ए है वो कार्बन है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट भी है. कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज सब में होता है कार्बन. इसके दो ऑक्साइड हैं. अब कार्बन के हमें दो ऑक्साइड पता है, CO एंड CO2. लेट अस सी किसकी बात कर रहा है ये. ऑक्साइड बी इज टॉक्सिक. यस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी टॉक्सिक, पता है हमें, पॉइजनस गैस रिलीज करती है. And C causes global warming, and now it is sure that it is they are talking about CO2 because carbon dioxide is a global greenhouse gas. It is a greenhouse gas. So this is C. So we have identified A, B, C as A is carbon, B is carbon monoxide and C is carbon dioxide. To which group of periodic table does A belong? अब A किस periodic table किस ग्रुप में है? तो आपको पता है periodic ग्रुप को कैसे बताना है. इसका क्या है, 6 है ना, 6 है एटॉमिक नंबर. सो लेटर सी इसका कॉन्फिगरेशन 4 है. आपको पता होगा कि मैंने अभी पीरियोडिक टेबल तो नहीं पढ़ाया बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ. 4 है तो उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 14 ग्रुप में होता है. तो 14 ग्रुप को ये बिलोंग करता है. नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द मेटल दैट आर गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रिस्पेक्टिवली. जल्दी से मुझे चैट में बताओ कि कौन से दो मेटल्स है विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपको बहुत अच्छे से पता है, सॉरी हीट. पुअर कंडक्टर आपको बताना है कौन से दो मेटल हैं जो पुअर कंडक्टर है हीट के. दीज आर एक्सेप्शन. जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट में आंसर दो. टू एग्जांपल्स देना है मेटल्स का विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीट. तो हमें पता है बहुत सारे मेटल्स है जो कि गुड कंडक्टर हैं हीट के. थर्मल कंडक्टिविटी उनका अच्छा है, लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड और क्या है, आयरन. ठीक है, आपको पता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. एल्यूमिनियम के बर्तन भी बहुत क्विकली हीट हो जाते हैं. बट हमें पुअर कंडक्टर बताना है. दीज आर गुड कंडक्टर, राइट. पुअर कंडक्टर क्या होगा, पुअर कंडक्टर के एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. याद नहीं है तो याद कर लें, बहुत अच्छा एक्सेप्शन केस है और कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता. तो मैं बताने जा रही हूँ, लेड एंड मर्क्यूरी, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ये लेड तो बहुत ही पुअरेस्ट माना जाता है, लेड और मर्क्यूरी दोनों. नेक्स्ट, नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. अभी आपको बताया था, याद हो तो, कि कौन सी दो मेटल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. सो मेटल कौन सी थी, मेटल थी जो लिक्विड स्टेट. रूम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइक आपके रूम में जो भी टेम्परेचर उस पर वो लिक्विड ही होगा, कोई भी टेम्परेचर होगा उसमें वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, कई बच्चे इसमें गलत आंसर देते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका. सो मर्क्यूरी एग्जिस्ट करता है. इट इज ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. नॉन मेटल में आता है आपका ब्रोमीन. अगेन इट इज ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो नेम टू मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 310 केल्विन, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. यानी हमें पता है दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट. बट यहाँ बोला है 37 डिग्री से भी कम.
ठीक है, लेस। तो वो कौन सी मेटल है, यानी हमें वो मेटल्स बताने हैं जिनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो मेटल्स कौन सी हैं, लाइक गैलियम, सीजियम। सो गैलियम तो इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है दैट अगर आप उसको डब्बे में से जो भी कंटेनर है उसमें से निकालो, सो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग ऑन योर पाम। पाम की हीट लेके वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। दिस शोज दैट इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। बट इसमें आपको नहीं लिखना कि गैलियम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। बच्चे ये बहुत गलती करते, कई बार मैंने देखा जब भी बच्चों से पूछो कि नेम अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, वो गैलियम बोल देते हैं, बट गैलियम नहीं होगा। गैलियम का आएगा इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। या फिर कोई क्वेश्चन आए कि नेम अ मेटल विच स्टार्ट मेल्टिंग ऑन योर पाम, तो आपको लिखना है गैलियम। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे अपने डाउट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और मेरा कोड लगाना ना भूलना, दैट इज प्रीति। प्रीति कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेंगे जिससे आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट, एन एल्कली मेटल ए गिव्स कंपाउंड बी मॉलिक्यूलर मास बी। एल्कली मेटल जो हमें पता है वो क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम, और उससे एक मॉलिक्यूल कंपाउंड बनता है बी वाटर से रिएक्ट करने में। अब हमें पता है वाटर से जब मेटल रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म ईदर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज एल्कली मेटल विच इज वेरी रिएक्टिव, सो इट विल डेफिनेटली फॉर्म हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं इनमें से किसका 40 मास होता है। लेट अस टेक NaOH। तो मास कैसे निकालना है 9th में बताया था। जिसको मास निकालना नहीं आता है वो प्लीज वीडियो देख ले, मेरी सीरीज है, प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर एटम्स टेलीग्राम टेस्ट सीरीज के नाम से, एटम्स एंड मॉलिक्यूल की। NH, सोडियम का आपको ट्रिक से बताया था 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है एंड हाइड्रोजन का 1 होता है। लेट अस कैलकुलेट कितना आया। सो इट कम्स आउट टू बी 40। सो डेफिनेटली दिस मेटल A इज Na एंड दिस कंपाउंड B इज NaOH। तो हमारा क्रिस्टल क्लियर है फंडा, that A is the metal sodium and B जो compound है it is sodium hydroxide. So the compound B gives a soluble compound C on treatment with aluminum oxide. वही एम्फोटेरिक की बात है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जो ये NaOH है ये एक soluble compound देता है because it is amphoteric. NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अलग से यूनिक हैं, जो नए हैं, उनके नाम आपको याद करने और नीचे लिखना भी है। सोडियम एल्यूमिनेट। आइडेंटिफाई ABC, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। दे दिया हमने रिएक्शन जो इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट। तो दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स का। कल मैं आपको बताऊंगी लॉन्ग आंसर के सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी एग्जाम्पलर के, तो देख लेना और नोटिफाई कर लेना। प्रीमियर का लिंक आज शाम को ही आ जाएगा, तो उसको आप नोटिफाई कर लेना सो दैट आपको कल वीडियो देखने को मिल जाए और मैं आपके साथ चैट पे जुड़ी रहूंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्व करूंगी। सो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। अ मेटल M डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट reacts with oxygen to give a black color product. Identify M and black color product and also explain the reaction of M with oxygen. बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से पढ़ते हैं। A metal M does not liberate hydrogen from acids. अब देखो हमें पता है वैसे तो सारे मेटल्स लिबरेट करते हैं, कोई नाइट्रिक एसिड की तो बात कर नहीं रहा, सारी मेटल्स लिबरेट करते हैं एक्सेप्ट दोज मेटल विच कम्स बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे आती हैं मेटल्स वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती। तो इट मीन्स ये कोई ना कोई जो मेटल होगी, ये पक्का बात करें हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स का। ठीक है, इसमें मर्क्यूरी, कॉपर, Ag, Au, Pt ये सब आते हैं। अब क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई एम। एम क्या है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। हाँ, और क्या बोल रहा है ये कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करता है ब्लैक कलर के कंपाउंड बनाता है वो कौन है, कौन है वो? क्या कॉपर था या मर्क्यूरी था या प्लैटिनम था? पर वो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है ना गाना, रसोड़े में कौन था, तो क्या था ये, कौन है? सो ये हम देखते हैं कौन है। यस, कॉपर होगा, बिकॉज तांबा जो होता है, अगर आप देखोगे कि आपके घर में पहले तांबा ग्रीन कलर का नहीं होता, वो पहले काला होता है। क्यों? बिकॉज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक
है, ब्लैक कलर का होता है और कुछ टाइम बाद फर्दर वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो बन जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट और वो ग्रीन कलर का होता है. तो डेफिनेटली दिस मेटल M इज copper and this black color compound is copper oxide. Also explain the reaction of M with oxygen. Yes, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन एक्सप्लेन हो गया कि ब्लैक कलर का कंपाउंड देता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर. और इसको अगर हमें रिमूव करना है, सो आपने देखा होगा मम्मी हमारी पूजा के जो बर्तन होते हैं जनरली वो तांबे के होते हैं, तो उसको मम्मी क्या करते हैं, नींबू से रगड़ती हैं. सो नींबू इज लाइक योर एसिड, इट कंटेन एसिड, एंड कॉपर ऑक्साइड इज मेटल ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर. तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, वो ऊपर का जो लेयर है वो खत्म हो जाता है, लेयर निकल जाता है और हमें शाइनी कॉपर वापस मिल जाता है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट कर देना जो भी आपके डाउट्स हैं, या फिर आपको कोई स्पेशल कोई अलग चैप्टर का एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने तो आप मुझे कमेंट में एज अ सजेशन बता सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक एंड हैव अ गुड डे. कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे. टेक केयर, बाय बाय. और मेरे स्पेशल क्लास को भी ज्वाइन कर लेना, प्रीति 3303 है, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. बाय बाय.